वक्फ के विरोध को धार्मिक एंगल देने की कोशिश क्यों हो रही है? क्यों वक्फ कानून को सीधे तौर पर इस्लाम पर खतरा बताया जा रहा है? बंगाल में हमने देखा हुआ है, काफी लोग बड़ी जल्दी वोलाटाइल उनका टेम्परामेंट होता है बंगाल में लोगों का, और बड़ी जल्दी वो उग्र हो भी जाते हैं। तो एज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को खुद तो कम से कम संयम से रहना चाहिए था। मुसलमान आक्रामक होकर हिंसा करते हैं तो पुलिस और सरकार उनके सामने कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जैसे बाकी राज्यों में सत्ता परिवर्तन होता है, बंगाल में हिंसा परिवर्तन होता रहा। सत्ता परिवर्तन के साथ हिंसा परिवर्तन। वो अपने को मोदी जी के विकल्प के रूप में देखती है, तो अगर उनको विकल्प बनना है तो इस तरह के बयानों से विकल्प नहीं बन सकती हैं। उसके लिए उनको एक बड़े स्टेट्समैन नेता की भूमिका में आना पड़ेगा। ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक उसके पास जुड़े रह जाए और ममता के साथ सिर्फ मुसलमानों का नाम जुड़े, बाकी जो हिंदुत्व का बड़ा वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाए। देखिए, कार के बोनट पर चढ़कर उग्र प्रदर्शन करने वाली एक युवा छात्र नेता ममता अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसी प्रदर्शनकारी मोड में रहेंगी तो हम जानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ। आप जब आंदोलन में हैं तब आप आंदोलनकारी, लेकिन आप जब मुख्यमंत्री हैं तब भी आप आंदोलनकारी मुद्रा में ही रहेंगे, तो फिर आपसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, वक्फ बिल आया, विरोध हुआ, लोकसभा में बहस हुई, राज्यसभा में बहस हुई, जमकर विरोध हुआ, पास हुआ, कानून में तब्दील हुआ, विरोध और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन सबसे ज्यादा इसका विरोध देखने को मिल रहा है कहां? पश्चिम बंगाल में, जहां पर ममता दीदी की सरकार है। और जिस तरीके से 2 से 3 दिन पहले उन्होंने नवाचार कार्यक्रम में जो बयान दिया इस बिल को लेकर, उसके बाद से वहां पर विरोध की तीव्रता और ज्यादा बढ़ गई। और यही नहीं, उसके पहले से ही मुर्शिदाबाद में आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी पुलिस की गाड़ियों में, लेकिन वो आग भी थमने का नाम नहीं ले रही। और खुद ममता सरकार के मंत्री और उनका कहना है कि भाई किसी भी तरीके से हम कोलकाता को कर देंगे ठप, चाहे मुरमुरे खाए, बताशे खाए, सड़कों पर बैठ जाएंगे। और ये तो बंगाल की बात हुई। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा है। कहीं पर आतंकियों की तस्वीरें लेकर विरोध किया जा रहा है, कहीं पर ब्लैकआउट करने की बात की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर वक्फ के विरोध को धार्मिक एंगल देने की कोशिश क्यों हो रही है? क्यों वक्फ कानून को सीधे तौर पर इस्लाम पर खतरा बताया जा रहा है? ये एक बड़ी बात है। लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए कि संसद द्वारा पारित कानून को वो लागू नहीं होने देंगी? 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में। क्या सुनवाई तक का इंतजार नहीं किया जा सकता था कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर रुख क्या हो सकता है? क्योंकि एक के बाद एक अलग अलग धार्मिक संगठनों ही नहीं, कई अलग अलग नेताओं की तरफ से भी इस पर याचिकाएं दायर की गई हैं और सब इस पर अपनी बात रख रहे हैं। कोर्ट का इंतजार किया जा सकता था। लेकिन ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बंगाल में जिस तरीके से विरोध और ज्यादा बढ़ा है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच तस्वीरें ऐसी भी आई कि कहीं पर भगवा झंडा उतरवाया गया, उसके बाद वहां पर धार्मिक नारे लगाए गए, उसको लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप हो रहा है पक्ष और विपक्ष में। तो ये तमाम ऐसी जो परिस्थिति बन रही है, इससे निकलेंगे कैसे? और क्या इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो सकता है? इस तरह का कदम भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया जा सकता है कि सरकार को झटका लगे, या जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ये समझाए कि भाई इसका कोई धार्मिक एंगल नहीं है। इसी पर बात करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, अवधेश सर हमारे साथ मौजूद हैं, जयदीप कार्णिक जी अमर उजाला डिजिटल के संपादक हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, समीर चौगाकर सर हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। पूर्णिमा मैम, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले बंगाल, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके पहले से ही विरोध हम देख रहे थे, उसके पहले से ही सड़कों पर लोग उतर रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी के बयान के बाद जिस तरीके से कोलकाता की तस्वीरें हमने देखी, मुर्शिदाबाद, बंगाल के अलग अलग हिस्सों में, मुर्शिदाबाद में कल भी हिंसा हुई है, और ये परिस्थिति थमने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई। मुख्यमंत्री को तो ये कहना चाहिए था कि भाई लोकतंत्र में आप विरोध कीजिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर कीजिए, कानून का पालन जरूर कीजिए। ममता जी इस मुद्दे पे विशुद्ध राजनीति कर रही हैं। उनको उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कहीं हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ ना जाए कि फिर उनके चाहने पर भी रुके ना। तो मुझे लगता है उनकी तरफ से या उनके मंत्रियों की तरफ से जो कई बहुत ऑब्जेक्शनेबल टाइप के बयान आ रहे हैं, वो नहीं आने चाहिए थे। ठीक है, आप बिल का विरोध कर सकती हैं, आप खुद भी कर सकती हैं, आपके सपोर्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये कानून बन गया है और उस कानून को चैलेंज किया जा चुका है। तो इसका कोई औचित्य नहीं है कि आप सड़कों पर वायलेंस को कुछ भी ऐसा कहें जिससे कि बढ़ावा मिले। मैं तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जिस तरह सिचुएशन दिखाई दे रही है, टीवी फुटेज वगैरह जो हम लोग देख रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अनार्की हो गई है वहाँ पे। और ये तो किसी भी देश के, किसी भी प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। और उसमें अगर वो अपनी राजनीतिक वो फ़ायदे के हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर रही हैं, तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत गलत है। लेकिन मुझे एक और बात लगती है कि जो वहाँ पे टीचर्स वाला जो अभी एक मामला हुआ है, जो 25,000 करीब टीचर हैं, 26,000 लगभग हैं, उनका जो नियुक्ति रद्द की गई है और उसमें घोटाला सामने आया है, शायद उससे ध्यान भटकाने की भी कोशिश है
इस मुद्दे को आगे बढ़ा के इसको हवा दे करके। तो ये तो लेकिन एक तरह से है कि आग में घी डालने का काम है। ऑलरेडी वहाँ पे मतलब 25,000 टीचर जब सडनली बेरोजगार हो गए तो लोगों में आक्रोश तो है ही, और उस आक्रोश में आप एक नए आंदोलन को हवा दे रहे हैं, उस पर तेल डाल दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं। तो वो एक अजीब सी सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन वहाँ की सड़कों पे दिखाई दे रही है, खास करके मुर्शिदाबाद में। और बंगाल में हमने देखा हुआ है काफ़ी लोग बड़ी जल्दी वोलाटाइल उनका टेम्परामेंट होता है बंगाल में लोगों का, और बड़ी जल्दी वो उग्र हो भी जाते हैं। तो एज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को खुद तो कम से कम संयम से रहना चाहिए था, और प्रोटेस्ट करना है जिसको करना है करे, लेकिन कम से कम ये एक स्टर्न मैसेज जाना चाहिए था कि किसी भी तरह की कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, जो कि हमें अभी तक सुनाई नहीं दिया है। और इनफैक्ट जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम उस कानून को न लागू करेंगे न मानेंगे, और बिल्कुल बहुत विशाल रैली में उन्होंने अनाउंस किया है, वो और ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि ये तो एक तरह से ग्रीन सिग्नल है ना कि आप जो करना चाहो उसमें हमारा टेसिट सपोर्ट है। तो अनार्की को बढ़ावा देना कौन सी राजनीति है, मुझे नहीं समझ में आता है। और अगर सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए है तो ये तो मैं इसको और ज़्यादा गलत समझती हूँ, मैं इसको कंडेम करती हूँ, मैं इसको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकती। देखिए, जो बात आप कह रही हैं लगभग ज़्यादातर लोगों की राय यही है, लेकिन रामकृपाल सर, जब ममता बनर्जी बोल रही थी उन्होंने एक बात पर बड़ा फोकस किया कि आपके दिल में दुख हो रहा होगा इस कानून को देखकर। 33% अल्पसंख्यक हैं, हमको उनका भी ध्यान रखना है, उनके बारे में भी सोचना है। यानी उस हिसाब से देखें तो लगभग हर तीसरा व्यक्ति बंगाल में मुस्लिम समुदाय से आता है। तो क्या केवल उन्हीं के वोट के भरोसे हैं और उसके लिए सब कुछ करने की आज़ादी है? विरोध लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए। रामलीला मैदान में विरोध हो रहा था तब तक ठीक था, लेकिन जब वहाँ से सिद्दीकुल्ला चौधरी जो उनके सरकार में मंत्री भी हैं वो ये कहते हैं कि हम कोलकाता को ठप कर देंगे, उसके बाद भी कोई बयान सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से नहीं आता। पूर्णिमा जी ने जितनी बातें कही हैं बिल्कुल सही है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन ये कर रहा हूँ, उसी में जोड़ रहा हूँ कि बंगाल का जो आज का चरित्र है, इसके लिए थोड़ा सा हमें बंगाल के इतिहास की तरफ भी देखना पड़ेगा। मैं पहले ही एक बात कह दूँ कि आज़ादी से पहले बंगाल, याद कीजिए, बंगाल को एज ऑफ रेनासा, भारतीय पुनर्जागरण का स्थली कहा जाता था उसे, और हुआ भी है। लेकिन मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, आज़ादी के बाद भी नहीं, कम से कम 70s के बाद से बंगाल में जो भी, जैसे बाकी राज्यों में सत्ता परिवर्तन होता है, बंगाल में हिंसा परिवर्तन होता रहा। सत्ता परिवर्तन के साथ हिंसा परिवर्तन। सत्यजीत रे थे बंगाल में सत्यजीत रे कह रहा हूँ, सिद्धार्थ शंकर रे वहाँ के मुख्यमंत्री थे। हालांकि कांग्रेस में कभी ये नहीं था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, लेकिन बिना कहे ये सिद्धार्थ शंकर रे ने जिस तरह से नक्सल आंदोलन को वहाँ कुचला, युवकों को हुगली नदी के किनारे खड़ा करके जिस तरह से गोलियों से भूना गया, उनका विरोध सीपीएम कर रही थी। लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते सीपीएम आई, और सीपीएम के तो सिद्धांत में था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तो एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण के साथ हिंसा का हस्तांतरण होता गया, और उनके खिलाफ ममता बनर्जी लड़ी। ममता बनर्जी और सीपीएम में सिर्फ एक फ़र्क था कि सीपीएम के दौर में था कि धर्म अफीम है, ममता के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ आते आते पता चला कि धर्म अफीम नहीं, सबसे मूल्यवान चीज़ है वोट के लिए। लेकिन हिंसा वो का क्रम जारी रहा। तो मैं तो ये कहूँगा कि बंगाल में सत्ता के साथ हिंसा चरित्र में उसके है। जो विरोध करता है वो भी हिंसा के बल पर, जैसे ही सत्ता में आता है वो हिंसा का सहारा लेता है। और ममता जी, अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन से वो सत्ता में आई है तब से, जब उन्होंने पहली बार कह दिया था कि दुधारी गाय की दुलत्ती तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उससे बड़ा कोई बयान हो नहीं सकता। और आज भी उस पर कायम है, और कायम इसलिए है कि उससे वो सफल रही हैं। वो कैसे बाकी गैर मुस्लिम का बंटवारा करके वोट पा लेते हैं उनको पता है। उनकी थ्योरी यही है कि कोर स्ट्रेंथ को हमेशा अपने पास रखो, बाकी तो सब नेशनलिज्म के नाम पर, बंगाली मानुष और फलाना के नाम पर आएंगे ही। तो ये नुस्खा उनका सफल होता रहा है, और हमेशा वो इस इंतज़ार में रहती है कोई ऐसा मिल जाए जिस पे कि हम अपने लोगों को और पोलराइज कर पाएँ। वक्फ बिल बाय द वे ऐसे समय पर एट द ईव ऑफ इलेक्शन, यानी अगले साल चुनाव होने जा रहा है, ये मुद्दा आ गया है। तो जब उनका इतने सालों का एक आजमाया नुस्खा है
और इस समय एक ऐसा मुद्दा मिल गया है तो उसको जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम कर रही हैं। अब आप सोचिए कि 25,000 शिक्षकों के मुद्दे पर उन्होंने क्या कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश। तो ममता जी उसी हिंसा को लेकर के आगे चल रही है। बस इतना ही हुआ, मैं ये कहूँगा कि अब थोड़ा सा पृष्ठभूमि बदली है। अब तक सीपीएम जब तक थी धर्म अफीम थी, हालांकि वो केवल कहने के लिए थी। दुर्गा के पंडालों में जाकर के कार्ल मार्क्स की ये किताब सबसे ज़्यादा बिकती थी और वहीं जाकर के लोग सबसे चाहे ज्योति बसु हो सिर निभाते थे, वो कहने के लिए था। लेकिन जिस तरह से धर्म का नंगा नाच या अपीजमेंट का अब हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही नुस्खा कई बार चलता रहे। वही नुस्खा जो नुस्खा सीपीएम आजमा रही थी वो उसके गले की हड्डी बन गया और सीपीएम को ले डूबा। आज सीपीएम 0 है वहाँ पे। वही मुझे नहीं लगता कि फोरकास्ट में क्या होगा, लेकिन ममता जी के सामने आज मजबूरी ये है कि उस तबके को छोड़ नहीं सकती हैं जिसके सहारे वो सत्ता में आई है। और आगे इसका सीन और गलत होगा। आप जो कह रहे थे कि कोर्ट में, मेरा भी मानना यही है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का सबको अधिकार है, लेकिन जो सत्ता में बैठा हुआ है उसको सत्ता को स्वीकृति देते हुए हिंसा को स्वीकृति देना या हिंसा का समर्थन करते हुए दिखना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। अवधेश सर, काली पट्टी बांधने से जो विरोध शुरू हुआ था वो भगवा झंडा बस से उतारने तक चला गया। दावा तो यही कि कोलकाता का वो वीडियो था जहां पर भीड़ ने रोक लिया और जब तक बस से झंडा उतारा नहीं गया तब तक वहां से वो बस निकली नहीं। ममता बनर्जी ने जब ये बात कही थी तब ये भी कहा था कि मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ, गोली मार दो लेकिन मैं हर धर्म का सम्मान करती रहूंगी और सब जगह जाती रहूंगी। फिर भगवा झंडे से दिक्कत क्यों हो गई? और वहाँ पुलिस वाले भी मौजूद थे, वहाँ हमास के झंडे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ फिलिस्तीन के झंडे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत किससे? भगवा झंडे से। दावा तो नहीं है, वो तो वीडियो है। घेर के उतारा जा रहा है गाड़ी से भगवा झंडे। अगर कोलकाता जैसे शहर में एक जुलूस दूसरी ओर से वह शुक्रवार के नमाज के बाद चल रही है और वो निकाल रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, अगर हम ये मानते हैं कि नहीं उसमें कुछ ही लोग हिंसा और विरोध करते हैं, तो उस वीडियो में कहीं नहीं दिख रहा है कि एक आदमी रोकने की कोशिश कर रहा हो कि आप भगवा झंडा नहीं उतारिए। ये इस बात का प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल या इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर हमने ऐसे तत्वों को कहाँ तक पहुँचा दिया है और उनकी जो बिल्कुल एक घातक सांप्रदायिक अंध मजहबी मनोवृत्ति है हिंसा तक जाने की, उसको भी हमने प्रोत्साहित और प्रोन्नत किया है। देखिए मुर्शिदाबाद में आप जानते हैं लगभग 63% जहाँ तक है वहाँ मुस्लिम आबादी है जहाँ अभी हिंसा हो रही है। मुर्शिदाबाद में 66.3% है, मालदाबाद में 51.3 है, उत्तर दिनाजपुर में 50% है। तो जहां जहां ऐसी स्थिति है वहां की परिस्थिति आप देख सकते हैं। जब पश्चिम बंगाल कैबिनेट के मंत्री सदीकुल्ला चौधरी कह रहे हैं कोलकाता हम किसी समय बंद कर देंगे, एकदम पूरा घेर देंगे, जब मंत्री खड़ा होकर मंच से कर रहा है और वो कैबिनेट में बना हुआ है, जब एनआईए की टीम इसी समय ठीक रामनवमी के बाद 6 अप्रैल को पिछले साल आपको है पता दिनाजपुर में एक भूपति नगर में विस्फोट हुआ था 2 साल पहले जिसमें 3 लोग तृणमूल कांग्रेस के मारे गए थे। हाईकोर्ट ने एनआईए को जांच की अनुमति, जब एनआईए जांच करने गई तो उस पर हमले हुए, वो भागना पड़ा, फिर अतिरिक्त केंद्रीय पुलिस बल को लेके आना पड़ा। आपने संदेश खाली में देखा है जो शाहजहां शेख के जाते हैं तो इतना दूर खदेरा कि जब तक वो सब भाग नहीं गए तब तक भीड़ खदेरती रही है। तो ये स्थिति वहां बना दी गई है। और अब वो जो पुलिस, क्योंकि पुलिस वहां साथ देती नहीं है केंद्रीय एजेंसियों को। जब 2019 में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के यहाँ जो छापा पड़ा था और सीबीआई और बाकी गई थी तो ममता बनर्जी स्वयं वहां पहुंच गई थी। और उसके बाद से क्या परिस्थिति है, अब मुस्लिम वोटों के लिए हमारे देश की समस्या यही रही है कि चाहे वो टेररिज्म का मुद्दा हो, चाहे वो घातक सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, सेकुलरिज्म का जो व्याख्या वोट बैंक की दृष्टि से रही है ना, उस दृष्टि से पॉलिटिकल पार्टियां कोई कम या ज्यादा राजनीति करती रही है। उसके कारण मुसलमानों के अंदर जो थोड़े बहुत उदारवादी लोग थे कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल कमजोर पड़ गए हैं या तो उसमें शामिल हो गए हैं। और इस समय आप देखिए कि पुलिस के, आज थोड़े हुआ है ये, जिस दिन बिल पारित हो रहा था उस दिन मुर्शिदाबाद में पुलिस पिकेट जलाए गए थे, क्या क्या नारे लगाए गए थे।
अगर उस दिन भी सरकार सक्रिय होती तो नहीं है। जब शुक्रवार के नमाज के बाद पूरी घोषणा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्योंकि देश भर में विरोध होगा, उसकी आधार भूमि है। मुर्शिदाबाद में मोटा मोटी भले खबर नहीं, रामनवमी के जुलूस लगभग नहीं निकले, इतना सीमित कर दिया कि यहां से वहां तक जाइए 10 लोग 15 लोग निकाल दीजिए, और वो डर के मारे नहीं निकला है। अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार की, या मैं समझता हूं कि पूरे देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, कांग्रेस के इतनी महाधिवेशन हुआ बंगाल में, उस दिन गुजरात के अहमदाबाद में, उस दिन तक हिंसा हो चुकी थी। जब इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी केवल भाजपा के विरोध करने के कारण अगर इस हिंसा की आलोचना या निंदा नहीं कर सकती है, उसका विरोध नहीं कर सकती है, तो बंगाल तो डायरेक्ट एक्शन डे की भूमि रही है। बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे वही हुआ था जहां गांधी जी को जाके अनशन करना पड़ा था, और उस समय नोआखाली भी बंगाल में ही था। वहां बहुत कुछ हो चुका है बंगाल में। तो यह एक साफ दिखती हुई मनोवृत्ति है कि आप जानबूझ करके, कहा जा रहा है कि हम 1986 का शाहबानो दोहराएंगे। कल तो भाषण हो रहा था चारों तरफ कि शाहबानो में हमने एक बार दबाव डाला फिर नहीं हुआ है। तो एक परिस्थिति बना दी गई है, लोगों को भड़का दिया गया है, हिंसा देश में बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल ने प्रस्तुत किया है कि अगर मुसलमान आक्रामक होकर हिंसा करते हैं तो पुलिस और सरकार उनके सामने कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इसके परिणाम दूसरे राज्यों में भी आ सकते हैं। ठीक है विनोद सर, दो पार्टियां और दो नेता, खास मतलब तेजस्वी यादव को भी मैं जोड़ रहा हूँ इसमें, ममता बनर्जी तो हैं जो लोकतंत्र की बात जिनकी पार्टियां करती रही, सेकुलरिज्म की बात करती रही। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे सरकार में तो बिहार में लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी तो उन्होंने सीधे तौर पर कह ही दिया, और उसके बाद जिस तरीके से हिंसा की ग्रेविटी और ज़्यादा बढ़ गई बंगाल में, या विरोध की ग्रेविटी जिस तरीके से बढ़ गई, सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को इस पर सुनवाई शुरू करने वाला है। थोड़ा इंतजार तो किया जा सकता था कि कोर्ट का रुख क्या होता है, बजाय इसके कि अगर केवल टीचरों वाले मुद्दे से ध्यान हटाना मुझे नहीं लगता एक कारण हो सकता है, लेकिन जिस तरह का बयान आया और उससे जो स्थिति अब बन गई है वो तो बहुत अलग तस्वीर है। निश्चित रूप से जब सुप्रीम कोर्ट ने का सारी याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं और एक 16 तारीख की डेट भी दे दी, अलग 16 तारीख को कोई फैसला नहीं होने वाला है, 16 तारीख को तो सुनवाई शुरू होगी, नोटिस इशू किए जाएंगे, प्रक्रिया है इस मामले में, फिर चलेगा। लेकिन राजनीति भी सारी चलेगी। बिहार में अक्टूबर में चुनाव है और अप्रैल में बंगाल में 25 में बंगाल में चुनाव है। तो जैसा पूर्णिमा जी ने कहा है, रामगोपाल जी ने कहा कि चुनाव की राजनीति इस देश में जब होती है तो फिर सारी मर्यादाएं, संवैधानिकताएं और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो किनारे कर दिए जाते हैं। और मैं फिर कहूँगा, मैं इसको कतई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ किसको जो बंगाल में हुआ, इस पर की मैं पूरी निंदा करूँगा, आलोचना भी करूँगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का सिलसिला कब से शुरू हुआ है? जब ये नारे लगते थे कि अदालतें आस्थाओं का फैसला नहीं करती, और ये नारे लगाने वाले आज सत्ता में हैं, तो उनको भी झेलना पड़ रहा है कि वहाँ भी आस्थाओं का मामला आ गया। वो भी अदालत का इंतजार क्यों करें? करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए था, इनको भी करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी के राज में जो हो रहा है, जो बिल्कुल मैं रामगोपाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक चरित्र ऐसा हो गया है कि वहाँ हिंसा ट्रांसफ़र होती है। मैं खुद एक बार इस हिंसा का शिकार होते होते बिल्कुल बचा हूँ। 90 के शुरुआती दौर में मैं गया था आनंद मार्गियों की रिपोर्ट करने। आनंद मार्गियों पर सीपीएम के लोगों ने बहुत हमले किए थे। उनका जो पुरलिया में हेडक्वार्टर है आनंद पर्वत, जहाँ वो उनका सारे वो रहते थे, वहाँ आसपास के गाँव में बड़ी हत्याएँ हुई थी। वहाँ से मैं लौट रहा था आनंद मार्गियों के साथ, हम 3-4 पत्रकार थे, और वो सारे हिंसा के किस्से में सुन चुका था सीपीएम के कार्यकर्ताओं के। और सामने से एक बहुत बड़ा जुलूस चला आ रहा था और सबके हाथ में हथियार थे, फरसे, बल्लम, लाठियाँ, और जो उनमें हंसिया लगे होते हैं, हिंसक हथियार। और एकदम ऐसा दूर से 1-1.5 किलोमीटर से दिखाई पड़ रहा था जुलूस, और ऐसा लग रहा था कि बस अब ये जो है मार ही देंगे जो सामने आ जाएगा। और जोर जोर से बंगला में नारे लग रहे थे। तो हम सब की हालत ख़राब हो गई। और हमारे साथ जो आनंद मार्गी साधु बैठे हुए थे, जो गाड़ी चला रहे थे और जो हमको धनबाद स्टेशन लेने आ रहे थे, वो घबरा गए एकदम, गाड़ी किनारे रोक दी। उनको लगा कि अब गए, क्योंकि इसके बाद तो ये भीड़ लिंच कर देगी। हम लोग भी डर गए कि जब तक बताएंगे कि हम दिल्ली से पत्रकार हैं, तब तक तो कांड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो करीब 300 मीटर के आसपास आया और उसके बैनर विजिबल हो गए, तो बड़ी उन्होंने सांस ली राहत की, कि फॉरवर्ड ब्लॉक का जुलूस था और फॉरवर्ड ब्लॉक के लोकल एमपी लीड कर रहे थे, जो उनके साथ अच्छे रिश्ते थे। तो लेकिन वो जुलूस भी इतना वायलेंट था शक्ल में कि आप कांप जाते। तो वो बंगाल का एक राजनीतिक चरित्र कुछ ऐसा हो गया है कि पता नहीं क्या उसके पीछे कारण है
नक्सलवादी आंदोलन भी वहीं पर हुआ, वहाँ भी। तो लेकिन ममता बनर्जी को चाहिए कि शेर की सवारी बड़ी मुश्किल होती है, और एक बार शेर की सवारी आदमी कर लेता है तो शेर से उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनको मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर है, उनकी जिम्मेदारी है कि राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। उम्मीद ये थी कि 2021 में जब बीजेपी ने उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बावजूद वो जीती और ज़्यादा नंबर से जीती, तो उम्मीद थी कि गवर्नेंस का एक मॉडल देंगी वो, एक अच्छा प्रो पीपुल गवर्नेंस का मॉडल वो देश के सामने प्रस्तुत करेंगी। इतना बड़ा बहुमत मिला, विपक्ष लगभग ठीक है, बीजेपी की 74-75 सीटें थी, सीपीएम खत्म हो गई थी, कांग्रेस भी वहाँ खत्म ही हो गई थी, लेकिन ममता जी ने मतलब गवर्नेंस का मॉडल जिसकी उम्मीद की जा रही तो नहीं दिया। जबकि वो बंगाल की सत्ता में तभी आई थी जब उन्होंने गवर्नेंस की और प्रो पीपुल बात की थी। नंदीग्राम का वो आंदोलन याद कीजिए, सिंगूर का आंदोलन याद कीजिए, जनता की बात करके आई थी, और उस वक्त बीजेपी उनके साथ थी। ममता बनर्जी का मुझे याद है, राजनाथ सिंह उनका अनशन तोड़वाने गए थे और अटल जी की सरकार के समय ममता बनर्जी उसमें शामिल हुई थी, पूरा बीजेपी का एक सपोर्ट मिला था उनको कांग्रेस और सीपीएम के खिलाफ। लेकिन आज ममता बनर्जी वहाँ सबसे बड़ी ताकत है। तो अब चुनाव आने वाले हैं, ममता जी को कम से कम वो कई बार देश की राजनीति का नेतृत्व करने की बात भी करती हैं, वो अपने को मोदी जी के विकल्प के रूप में देखती हैं। तो अगर उनको विकल्प बनना है तो इस तरह के बयानों से विकल्प नहीं बन सकती हैं, उसके लिए उनको एक बड़े स्टेट्समैन नेता की भूमिका में आना पड़ेगा। आपको ये कहना कि हम संसद कानून नहीं आप ये तो कह सकते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम फिर बदल देंगे, भाई आपका बहुमत होगा, आप संसद में, जैसे 2013 का नियम बीजेपी ने बदला है, ऐसे अगर कल बीजेपी सरकार आए बदल सकती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते केंद्र का संसद का बनाया हुआ कानून हम लागू नहीं करेंगे। लागू तो करना पड़ेगा, वो संवैधानिक जिम्मेदारी है हर राज्य की। कोई भी केंद्रीय कानून जो है वो हर राज्य में बाध्यकारी होता है। नहीं, लागू तो करना होगा, लेकिन अब उसको लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, समीर सर, एक बड़ा सीधा सा सवाल है, केवल बीजेपी का विरोध करना है, मोदी का विरोध करना है, उसके लिए किसी भी स्तर तक जाके बयान दे देंगे और राज्य में चाहे कुछ भी परिस्थिति बन जाए, ये एक कारण है, या उनको लगता है किसी के जरिए अगली बार भी सरकार बना पाएंगे, बीजेपी को रोक पाएंगे? क्योंकि देखिए बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, बाकी नेता हमला कर रहे हैं, उनके विधायक हैं गरामी साहब, वो कह रहे हैं कि भाई घरों में हथियार रखो। एक्शन का रिएक्शन भी है, उस तरीके से भी देख सकते हैं और कह सकते हैं कि दोनों तरफ से शुरू हो गया मामला। देखिए, मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध से ज़्यादा अपने समर्थक वर्ग का ताकत बनाए रखना और उन्हें अपने साथ जुड़े रखने की ज़्यादा चिंता इस समय ममता बनर्जी को बंगाल के अंदर नजर आ रही है। और ममता बनर्जी को बंगाल में दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो उस विरोध के लिए तो ध्रुवीकरण जरूरी है। बिल्कुल, एक तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत उन्हें परेशान कर रही है। उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रही है, वक्फ बिल आ गया है, कहीं वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी लगातार अभी हिंदुत्व को एकत्रित करने में लगे हुए, तो कई वोटों का ध्रुवीकरण होगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या उनके सामने अपनी ही पार्टी के अंदर उनके इस बड़े सांझे एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। जिस तरीके से भी जो घटना घटी और जो एक अनुशासनहीनता मानी जाती है बड़े स्तर पर, कि बड़े बड़े सांसद आपस में एक दूसरे को खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, ममता उन्हें रोक नहीं पाई। तो ये पार्टी के अंदर बता रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी पार्टी के अंदर भी कमजोर हो रही है और उनका वोट बैंक भी उनसे संभल नहीं रहा है। तो ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि भाई चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 3 विधायकों 70 विधायक तक चली जाती है, 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास है, और जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने में एक्सपर्ट है ममता बनर्जी की नज़रों के अंदर, हिंदुत्व के नाम पर करने की भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, संघ की जो ताकत है, अगर यह दिल्ली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के संगठन ने काम किया और अरविंद केजरीवाल का उखाड़ फेंका है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार जीत की है, चाहे फिर वो हरियाणा हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक उसके पास जुड़े रह जाए और ममता के साथ सिर्फ मुसलमानों का नाम जुड़े, बाकी जो हिंदुत्व का बड़ा वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाए। देखिए, वोटों में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 60 से 8 वोट % अगर भारतीय जनता पार्टी अपना बढ़ा लेती है तो ममता बनर्जी के लिए सरकार में बने रहना बहुत मुश्किल होगा। तो ममता बनर्जी की चिंता ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को कैसे रोका जाए। अब वक्त बिल का ऐसा मामला आ गया है कि ममता बनर्जी के लिए बहुत संघर्ष की स्थिति है। खुलकर अगर उसका साथ देगी, बंगाल में अगर हिंसा होगी, बंगाल के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, दूसरे संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, ममता बनर्जी के जो तृणमूल कांग्रेस के नेता जिस तरह के जमीनी स्तर पर संसाधन इस आंदोलन के लिए एकत्रित कर रहे हैं, तो ममता को लग रहा है कि कहीं इस आंदोलन से पूरे देश के अंदर, पूरे बंगाल में यह संदेश जाए कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है और सिर्फ उन्हीं के वोट बैंक पर ध्यान है। तो ममता बनर्जी मुसलमानों के साथ साथ अपना जो बंगला
का जो वोट बैंक जो उनके साथ महिलाओं का जुड़ रहा है वह भी बचाए रखना चाहती है। तो ममता बनर्जी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है इस समय, क्योंकि चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 2011 से बाद लगातार सत्ता में एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के सामने है। और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो लगातार घटनाएं घटी है बंगाल के अंदर, चाहे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना हो, तमाम तरह की दूसरी घटनाएं घटी हो, अभी 26,000 शिक्षकों को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि फिर से नियुक्ति कर दिया है, पैसों का लेन देन का मामला हुआ, यह सब चीज़ें ममता बनर्जी के खिलाफ जारी की। भाई प्रशासन के स्तर पर आप जो दंगा हो रहा है उसको आप रोक नहीं पा रहे हो, और एक ईमानदार और सच्चा प्रशासन नहीं दे पा रहे हो, और 26,000 लोगों को पैसा लेकर नियुक्ति की जा रही है। तो चुनौतियां ममता बनर्जी के सामने बहुत है। पार्टी के अंदर भी चुनौतियां हैं। अभिषेक बनर्जी से उनको चुनौती मिल रही है क्योंकि युवा जो नेतृत्व है वो एक अलग अपना मार्ग लेकर चल रहा है। तो ममता बनर्जी को तमाम मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। इतना आसान ममता बनर्जी के लिए चुनाव नहीं रहने वाला है। कांग्रेस भी अपने स्तर पर जमीनी स्तर पर काम कर रही है। कांग्रेस भी चाहती है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल का विरोध किया है, जिस तरह से कांग्रेस अधिवेशन में वक्फ बिल के समर्थन में कांग्रेस ने बात की है, कांग्रेस के बड़े नेता मसूद और इमरान प्रताप बड़े जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो ममता को यह भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों का एक वोट कांग्रेस के पास शिफ्ट हो जाए। तो ममता के सामने तमाम तरह की चुनौतियां, ममता इससे कैसे निपटती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल ममता के लिए बहुत आसान नहीं है। अगर ये आंदोलन लंबा चलता है, हिंसा होती है बंगाल के अंदर, तो निश्चित रूप से पूरे देश को तो छोड़िए, बंगाल में भी ममता बनर्जी को अपनी जमीन बचाए रखना बहुत मुश्किल होगा। चीज मैं सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ, ममता बनर्जी का इस वक्त बिल वाले मुद्दे पे जो भी रुख रहा है, एक टाइम था जब ममता बनर्जी को लोग एज अ सीरियस पॉलिटिशियन कंसिडर करने लगे थे, और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को उनको देने की बात होने लगी थी, लालू यादव वगैरह ने कहा था। लेकिन इस मुद्दे पे जो उन्होंने रुख अपनाया है, उससे वो तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। हम सबको दिख रहा है कि ममता बनर्जी में वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं आई है कि वो पूरे देश को लीड करने के लायक बन सके। उनका जो एजिटेशनल जो एटीट्यूड शुरू से रहा है, जिस जमाने में वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस छोड़ के जब तृणमूल बनाई, नंदीग्राम सिंगूर सबको याद है, तो वो अभी भी उसी एजिटेशनल मोड में ही है सीएम रहते हुए भी। तो मुझे अब लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन में एक चर्चा चल पड़ी थी कि ममता को बना दिया जाए, वो चर्चा फिलहाल खत्म हो जाएगी। और ममता जी तो मुझे बहुत सीरियस प्रॉब्लम में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लग रहा है कि ममता जी का अपना ग्राउंड थोड़ा सा सपोर्ट लूज कर रही हैं वो। ठीक है जदीप जी, एक बड़ी अहम बात, क्योंकि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था बहुत सारे बयान आ रहे थे, कई लोगों को लग रहा था कि भारत जो है वो बांग्लादेश बन जाएगा। अभी एक बड़ी अजीब सी चुप्पी है। बीजेपी तो कह रही है कि भाई बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है, लेकिन और कहीं से कोई बात निकल कर नहीं आ रही। जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से हमने वो झंडा उतरवाते हुए देखा, उसके बाद अलग अलग जगहों पर हिंसा देखी, कोलकाता की ही तस्वीर की एक मुस्लिम इलाके में पुलिस शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है, पुलिस की जीप को घेर कर बाकायदा उस पर पथराव किया गया, उसको पीछे धकेला गया। इस तरह की तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं। ये चुप्पी भी एक कई सवालिया निशानों घेरे में आ जाती है। आदर्श, ये सारी तस्वीरें निश्चित ही भयावह हैं, और जो राजनीतिक आरोप के रूप में या जुमले के रूप में भी कहा जा रहा है अगर कि बंगाल बांग्लादेश न बन जाए, तो ऐसा न हो, उसके लिए अभी से बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। रामकृष्ण परमहंस की धरती बंगाल और स्वामी विवेकानंद की धरती बंगाल, वहाँ से निकलकर दुनिया को हिंदुत्व का और इतना बड़ा संदेश मिला कि पूरी दुनिया ने पहली बार हिंदुत्व का वो स्वरूप नए सिरे से देखा। जब एक पुराना समय था जो वैदिक काल, जिसमें ऋषि मुनियों वाली, तपस्या वाली और विश्वगुरु वाली बात रही, और आधुनिक हिंदुत्व की परचम को विश्व में फहराया किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने। और उस धरती से जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो वो बहुत डराती हैं। इसके मूल में क्या है? वक्फ कानून। उसको लेकर हम चर्चाएं लगातार कर चुके हैं, 2-3 शो भी कर चुके हैं, और कानून पर हमने बात की। उसमें मैंने जो कहा था वो एक बार फिर दोहराऊंगा कि वक्फ जो है वो धर्म हो सकता है, लेकिन ज़मीन है वो कानून है। तो इस अंतर को जब तक नहीं समझेंगे, इस पूरे मसले को भी नहीं समझेंगे। और अगर लड़ाई कानूनी है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग चुकी है और उसकी सुनवाई का इंतजार नहीं है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। 11 महीने में वहां पर चुनाव है, इसलिए जो भी बयानबाजी होगी वो चुनावों के मद्देनजर, वोट बैंक के मद्देनजर होगी। लेकिन उससे भयावह बात यह है कि वक्फ कानून को लेकर अगर प्रदर्शन हो भी रहा है, मान लीजिए विरोध हो भी रहा है और वो हिंसक भी हो गया है और उसमें धर्म वाला पुट डाल दिया गया, लेकिन उससे आगे की बात है कि फिर वहां पर हमास और ISIS के नेताओं के फोटो क्यों दिखाए जा रहे हैं प्रदर्शन? ये ज्यादा गंभीर संकेत है। फिलिस्तीन का झंडा दिखाया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, इनको आपस में गुत्थम गुत्था जो कर दिया गया है, धर्म का, धार्मिक कट्टरवाद का, राजनीतिक उग्रवाद का, जो पूरा घालमेल है, वो राजनीतिक चरित्र नहीं है, वो रक्त चरित्र बन चुका है।
और इन तहों के बीच में से जो षड्यंत्र भारत को कमजोर करने का है, उसको अगर हम नहीं पहचान पाते हैं तो फिर हम केवल राजनीतिक उलझनों में रह जाएंगे, एक दूसरे का सिरा पकड़ कर खड़े रहेंगे और भारत कमजोर होगा। हम सब जानते हैं कि कश्मीर में क्या हुआ, आज तक हम उस समस्या से पूरी तरह निजात नहीं पा सके हैं। तो अगर हम दूसरा कश्मीर भारत में बनने देना चाहते हैं, जहां पर इस तरीके से किसी कानून की आड़ में इस तरह की धार्मिक कट्टरता जो देश को तोड़ने वाली है, वो धार्मिक कट्टरता भी नहीं, दरअसल उसका सही नाम आतंकवाद ही है। वो आतंकवाद जो धर्म का चेहरा ओढ़ता है और पूरे धर्म को भी बदनाम करता है। क्या आईएसआई सचमुच इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व करता है? नहीं करता। नहीं। क्या हमास करता है? नहीं करता। लेकिन उसके साथ संवेदनाएं और उसके साथ सारे लोगों की भावनाएं इस तरह से जोड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर इनके पास धर्म की आड़ नहीं होगी तो इनके पास बचेगा क्या? और उस कट्टरता के लिए अगर आप वक्फ के कानून को भी सहारा बनाया जा रहा है तो उस कट्टरता से ज्यादा गंभीर खतरा है भारत को, और केवल बंगाल को नहीं है, वो भारत को है। आज बंगाल में चूंकि चुनाव है और ये बहुत खराब बात है कि ममता बनर्जी जैसी नेता अगर ऐसा कर रही हैं, इसका समर्थन कर रही हैं और उदारवाद नहीं दिखा रही, तो बिल्कुल ठीक कहा पूर्णिमा जी ने, उनके एक बड़े नेता बनने की संभावनाएं भी वो खुद खत्म कर रही है। कार के बोनट पर चढ़कर उग्र प्रदर्शन करने वाली एक युवा छात्र नेता ममता अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसी प्रदर्शनकारी मोड में रहेंगी, तो हम जानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ। आप जब आंदोलन में हैं तब आप आंदोलनकारी, लेकिन आप जब मुख्यमंत्री हैं तब भी आप आंदोलनकारी मुद्रा में ही रहेंगे, तो फिर आपसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो ये बड़े गंभीर दृश्य हैं जो सामने आ रहे हैं, और वक्फ कानून के लिए इन धार्मिक कट्टरता की और खासतौर पर आतंकवाद के चेहरों की आड़ देने की इजाजत देना बहुत खराब है। ये कानून व्यवस्था से सीधा जुड़ा हुआ मसला है, और मुझे लगता है कि ऐसे समय में वो नेता जो छोटी छोटी घटनाओं पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गाड़ियों के काफिले लेकर पहुंच जाते थे, वो बंगाल क्यों नहीं पहुंच रहे भाई? आप क्यों नहीं जा रहे हैं बंगाल में देखने की ऐसा क्यों हो रहा है और किस इलाके में हो रहा है, और ऐसा क्यों इजाजत दी जा रही कि पुलिस की गाड़ी पे तक पथराव हो जा रहा है और पुलिस कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही? तो मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर देखने का मसला है। धर्म और कानून के घालमेल के साथ धार्मिक कट्टरता जोड़े जाने से आगे आतंकवाद की चादर उसको उड़ा देने का जो पूरा खेल हो रहा है, उसको समझने की जरूरत है। नहीं, वोट बैंक की सियासत में वो धर्म से जोड़ा जा रहा है और धर्म के बाद उसमें आतंकवाद का भी एक कह सकते हैं कि पुट दिखाई दे रहा है। आप देख सकते शाहबानों से लेकर अभी तक जब जब मुस्लिम समाज से जुड़े कोई फैसले हुए या कानून को लेकर बात हुई, सीधा उस पर सवाल हो जाता है और सीधा पूरे धर्म को खतरे में बता दिया जाता है। शाहबानों को मैंने इसलिए जोड़ा कि चलिए वो दूसरी सरकार के टाइम पर था, लेकिन था, उन्होंने भी उसको बदला। अभी मोदी सरकार कम से कम ये मजबूती दिखा रही है कि वो अड़ी हुई है, डटी हुई है अपने फैसलों पर, उनको कानून के रूप में लागू कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट पर सवाल उठा देंगे, संसद में बने कानून पर सवाल उठा देंगे, कुछ नहीं बचा तो सीधा धर्म पर खतरा आ जाता है। ये जो एक नया क्या पुराना ट्रेंड है जिसको और हवा दी जा रही है, ये तो खतरनाक ही होता जाएगा ना, ये तो शांत होगा नहीं। अभी भी अगर हम ये सोचते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है देश में मुस्लिम कट्टरवाद की, स्पष्ट बात करनी पड़ेगी ना, बाकी दूसरे किसी मजहब और धर्म के लोग तो सड़क पर नहीं उतर रहे हैं इस तरह से। उसको अगर होगा, और केवल हम राजनीतिक दृष्टि से, सब बड़े पत्रकार यहाँ हम सब लोग बैठे हैं और सबका दृष्टिकोण जो है वो अपने हिसाब से उनके अनुभव के आधार पर आधारित है और वो सच्चाई है। लेकिन केवल किसी मान लेना कि एक व्यक्ति ममता बनर्जी के कारण पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उनको वृद्धि करने में तो उनकी भूमिका हो सकती है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं होती तो यह संभव है कि कानूनी कार्रवाई थोड़ी सख्ती से होती, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में जब 10,000 लोग निकल के आपके डासना में सिर तन से जुदा के नारे लगाते हुए निकलते हैं, पुलिस को नहीं मानते हैं और एक मंदिर पर फेंकने लगते हैं, जबकि जिसका बयान है उस पर FIR दर्ज हो चुका है, तो ये एक भारत की भी और एक प्रवृत्ति है जिसको समझना पड़ेगा। जब वहां नारे लग रहे हैं कि हमारे तुम्हारे रिश्ते क्या, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, अल्लाह अकबर। अभी जयदीप जी ने जिन तस्वीरों की बात की है वो केवल उतनी ही तस्वीर उसमें नहीं है। तो जब और वहां के मंत्री तक सामने आ रहे हैं, देश में मतलब आग तो लगा ही दिया ना देश में, अब तो होगा क्या वो अलग बात है, और ये पहले से ये प्रवृत्ति स्थापित है। लेकिन अगर हम मानते हैं, यह सब लोग जिम्मेवारी अगर है, अगर किसी ने कहा कि आस्था का फैसला न्यायालय नहीं कर सकता है, अगर उसके आधार पर हम मान लेते हैं कि उसकी भी इसमें भूमिका है, वो 30-40 साल पहले कहा गया, उसके बाद से वो बयान आया नहीं है, बाद में यही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर फैसला करेगा। साथ ही साथ मैं आज भी मानता हूं कि आस्था का फैसला सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए, वो करती भी नहीं है,
लेकिन जो विषय आस्था का नहीं हो उसको झूठा आस्था का बना दिया जाएगा, तो उसमें फिर कानून के शासन की भूमिका हो जाती है। जैसे इस देश में वक्फ है, इन्होंने बहुत सुंदर से कहा कि भाई वक्फ इस्लाम का विषय है लेकिन जमीन सरकार का है। वक्फ बोर्ड अगर गठित हुआ है तो वक्फ बोर्ड तो सरकार कानून के द्वारा गठित है, वो उसके हिसाब से चलेगा। और वक्फ की भी जो जमीन होती है उसका तो कानूनी प्रबंधन ही हो सकता है ना, ऐसे थोड़े हो सकता है। तो अब जो परिस्थिति हमारे देश में है कि जो इस्लाम का एक कैरेक्टर पूरे विश्व में रहा है, उसमें एक धारा रही है जो थोड़ा बहुत उसको कहते हुए भी कि जहां है हमारा, लेकिन एक बड़ी धारा दुनिया भर में एक खड़ी हो गई है और भारत उसका एक प्रमुख, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 4 देश इस समय उस रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से पेश कर रहे हैं कि इस्लाम के लिए मुख्य कानून उनका इस्लाम है जो वो मानते हैं। ये नहीं कि वो वास्तविक इस्लाम होगा, उसमें शासन कानून की भूमिका नहीं होनी चाहिए। जो भूमि है वो इस्लाम और खुदा की भूमि है, इसकी व्यवस्था कोई दूसरा नहीं कर सकता है। भले उनके अपने मजहब के लोग जो प्रभुत्वशाली, शक्तिशाली हैं, उन पर कब्जा कर लें, जिसके लिए उपयोग है वो नहीं हो, और जो गांव से बाहर चला गया 10 साल नौकरी की, उसकी कोई भी जमीन वक्फ कर दे, जैसा गृह मंत्री ने कहा कि भाई वक्फ हम अपनी जमीन कर सकते हैं, उस पर उनका नहीं जाता है। जो चौथी बात आती है कि इस्लाम में जो ब्रदरहुड मैं बार बार कहता हूं, वो उसी चीज को मानते हैं। अभी 27 मार्च को देश के गृह मंत्री ने आप्रवास एवं प्रव्रजन कानून पर जो बयान दिया, उसमें स्पष्ट लोकसभा में कहा कि जो भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं उनके पास से बांग्लादेश का आधार कार्ड मिलता है। वो संसद की रिकॉर्ड पर है। बांग्लादेश से फेंसिंग हो गई है 450 किलोमीटर, बाकी में नदी नाले छोड़ दीजिए। केवल पश्चिम बंगाल सरकार तो नहीं ही दे रही है, थोड़ी बहुत कोशिश होती है तो वहां आके धार्मिक नारे लगते हैं, वहां बीएसएफ को रोका जाता है। एक पूरी परिस्थिति देश में पैदा हो गई है। अब इसको हम समझेंगे केवल ये वोट बैंक। और लास्ट पंक्ति जो मैं कह रहा हूं कि दिनकर जी ने लिखा है ना कि नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। मैं तो फिर इसी बात को दोहरा रहा हूं कि क्या कांग्रेस इस वोट बैंक की लड़ाई में इतना साहस नहीं करेगी कि नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध करते हुए हिंसा के विरुद्ध देश में खड़ी हो? क्या दूसरी पार्टियों की नहीं बनती है कि अगर नीतीश कुमार का विरोध करना है तो राजनीतिक तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार के भाषा का, जिहादी इस्लामी भाषा का प्रयोग हो रहा है, उसका विरोध करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां देश में नहीं खड़ी हो रही हैं। तो कहा जाता है कि अपराध करने वाला अपराधी होता है, लेकिन आप अगर चुप रहते हैं और आपके पास क्षमता है तो उससे बड़े अपराधी हैं। देश के सामने जो संकट हो रहा है, ये सब बड़े अपराधी के रूप में माने जाएंगे अगर इन्होंने स्टैंड नहीं लिया तो। पॉलिटिकल विरोध अलग है, ये भारत की एक अखंडता और भारत को भारत के रूप में बचाए और बनाए रखने का प्रश्न खड़ा हो गया। देश, समाज, हमारी मान्यताएं अपनी जगह है, लेकिन जब एक रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने इसको एक्सेप्ट किया है, हो सकता है कि हम अंदर से इसको न मानते हो, लेकिन अपने दैनिक जीवन में तो हमें कानून के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। थोड़ा देखिए जो बातें कही जा रही हैं, बेसिकली जो सब लोग ये कर रहे हैं, आप ये देखिए कि संसद जब 50 में हमारा संविधान बना तो कहीं ना कहीं ये था कि चाहे जो भी है ये संविधान सर्वोपरि है। उसके बाद से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कानूनी व्यवस्था में वो कौन कौन से ऐसे मौके आए जो फैनेटिक ताकतों को संविधान के तहत उनको, उनके तमाम उन कुविचारों को, जिसमें ये होता था कि स्टेट का कंसेप्ट ही नहीं है, जिसमें होता है कि वही गजवाए हिंद या जो भी होगा, कौन सी वो ताकतें रही जिन्होंने, मुझे इससे दिक्कत नहीं है कि कोई आदमी क्या सोचता है, कोई सपने में सोचता हो कि एक दिन जब सब दुनिया फलाना धर्म की हो जाएगी, क्रिश्चियनिटी सोचती हो सब ईसा मसीह होंगे, वो अलग बात है। बट कानूनी तौर पर संविधान में छेद लगा करके ये अपीजमेंट कहाँ से शुरू हुआ, अगर इस पर गौर करेंगे, खतरा वहाँ से हुआ। और जो सुविधाएं दी गई, अब जब वो सुविधाएं आपको, अगर गैर कानूनी कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कहते हैं ना फ़ायदे, और जिस दिन आपको लगता है कि अब ये फ़ायदा तो खिसकता नज़र आ रहा है, तो भयानक रूप से एक आंदोलन शुरू होता है जिसको कोई नैतिक समर्थन कानूनी समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन वो होता है। अब देखिए आप,
मैं वक्त पर नहीं जा रहा हूँ, उसको सन 54 के वक्त पर नहीं जा रहा हूँ, बहुत पुराने भी नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे सीधे शाहबानों से शुरू कर रहा हूँ। शाहबानों का एक फैसला उसी संविधान के तहत आता है, एक बेवा को 150 रुपए देने की बात पर। ये कानून बदल दिया जाता है। सीधे सीधे बात है कि मतलब जो सत्ता है, भारत की सत्ता, वो लोकतांत्रिक तरीकों में हस्तक्षेप करते हुए एक तरह से शरिया के कानून को मान्यता दे रही है। तो पहली जो बहुत बड़ी शुरुआत, जो ब्लंडर हुआ कि आपने शरिया को मान्यता दी कि भारतीय संविधान के रहते हुए इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस के बावजूद एक तरह से इनडायरेक्टली अनकहे आपने कहा कि नहीं, धार्मिक मान्यताएं अगर संविधान की कहीं अवहेलना भी करती हो तो ठीक है, ये बिल्कुल की गई। उसके बाद से चलिए, मैं कई बार दोहरा चुका हूं इस बात को, लेकिन क्रम में मैं जब आ रहा हूं, जब कानूनी तौर पर आपको ऐसी लिबर्टी दी जा रही है कि जो कि कानूनी तरह से सम्मत नहीं थी, वो उसके बाद हुआ 1995 का जो वक्फ का संशोधन था, सिर्फ इसलिए कि बाबरी मस्जिद 92 में गिर गई थी और मुस्लिम नाराज हो गए थे, सारी चीज़ें थी, 95 में हुआ और फिर उसके बाद 2013 में जो हुआ। खतरा मुझे इससे नहीं है कि कौन क्या सोचता है, जब तक कानून का शासन हो और कानून के शासन में रहते हुए भी जब वो ताकतें जिन पर कानून की रक्षा का सवाल है, जब उसमें सेंध लगा करके और किसी भी तुष्टीकरण के एक पराकाष्ठा पर जाती है, तो ये होता है। अब आज वक्फ का सारा मामला सिर्फ इसलिए है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, देखिए वक्फ बोर्ड और वक्फ कहीं से भी लिटिगेशन का मामला है। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, केरल में जितने मामले हैं उसमें 50% मुसलमानों के केस हैं और टोटल अगर आप मिला लीजिए तो उसमें 20% मुसलमानों के केस हैं, वो है। आबादी के हिसाब से आप देखिएगा तो 20% है, लेकिन केरल में 50% मुसलमानों के वो सारे मामले या माइनॉरिटीज के मामले हैं। तो आप इससे सोचिए। तो मैं जो एक बात कह रहा था कि देखिए खतरा इस बात से नहीं है, जो सुविधाएं मिली हुई थी अलिखित रूप से, वे जब धीरे धीरे खिसकने लगती हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और आगे और भी भयावह रूप इसका आएगा। लेकिन मैं फिर उसी बात को कहता हूं कि सत्ता को कम से कम ऐसी चीज़ों का जो असंवैधानिक वो तरीके हैं उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा ना, क्योंकि देखिए कभी बात होती है ध्रुवीकरण की, कभी बात होती है अपीसमेंट की, जिन पर आरोप लगता है कि वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह के बयान आते हैं तो वो सीधे तौर पर अपीसमेंट दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी की भी थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ विनोद सर, क्योंकि बड़े नेताओं के बयान उस तरीके से इस वक्फ बिल पास होने के बाद, कानून बनने के बाद जिस तरीके से विरोध हो रहा है, खास करके बड़े नेता, क्योंकि एलओपी राहुल गांधी भी हैं, इस तरह का बयान नहीं आया कि हम कानूनी लड़ाई को देख लेंगे, या वक्फ को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रखी कि कहीं इधर वो लोग भी, दूसरा पक्ष भी नाराज़ ना हो जाए और इधर जिनको हम अपने साथ जोड़कर रखना चाहते हैं वो भी नाराज़ हो जाए। तो ये क्या कोई स्ट्रैटेजी है या अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है कि क्या परिस्थिति बन रही है? नहीं, स्ट्रैटेजी तो है ही। और कांग्रेस ने तो ऐसा नहीं, कांग्रेस कहीं पीछे कहाँ हटी है, पूरे पार्लियामेंट में कांग्रेस ने लीड किया है वक्फ के खिलाफ जो अपोजिशन का जो पूरा मूव था, और सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस के एमपी गए हैं। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस कहीं इसमें दुविधा में हो। और राहुल गांधी ने गुजरात में अहमदाबाद के अधिवेशन में वक्फ कानून के खिलाफ बोला है। थी कि एलओपी के तौर पर राहुल गांधी बोलेंगे, प्रियंका गांधी भी नहीं थी सदन के अंदर, ये हम लोग बहुत सारी बातें हो रही हैं, पार्टी की अपनी रणनीति होती है। हम लोग सोचते हैं कि राहुल गांधी बोलेंगे, वो बोलेंगे, तो वो अब गृह मंत्री थोड़ी बोले किरण रिजिजू जो उसके मंत्रालय के मंत्री हैं, या प्रधानमंत्री नहीं बोले। तो हर पार्टी अपनी रणनीति तय करती है कौन क्या बोलेगा। तो रणनीति तो होती है राजनीति में, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी जब काम करती है तो रणनीति तो बनाती है। अब वो रणनीति उसकी अच्छी है खराब है, उसका फायदा होता है नुकसान होता है अलग बात है, लेकिन रणनीति तो बनाती है। तो उनकी कोई रणनीति रही होगी कि भाई इसको गौरव गोगोई लीड करेंगे, इमरान मसूद बोलेंगे, इमरान प्रतापगढ़ी बोलेंगे, खड़गे साहब बोलेंगे, या और जो उनके नेता वो बोलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने किया। अधिवेशन जो अहमदाबाद में हुआ उसमें राहुल गांधी ने अपने भाषण में बाकायदा वक्त कानून के खिलाफ बोला। तो ऐसा नहीं कांग्रेस से पीछे हट रही है, लेकिन कांग्रेस ये जानती है कि वो नेशनल पार्टी है,
बीजेपी के मुकाबले की दूसरी बड़ी नेशनल पार्टी तो कांग्रेस है, तो वो ममता बनर्जी की तरह या तेजस्वी यादव की तरह एक्ट नहीं कर सकती। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है उस पर कम से कम तो आप कुछ कर सकते देखिए, हैं। अब आप मतलब हर तरह से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहते हो, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है, उसको अपनी राजनीति करनी नहीं करनी है। बंगाल पे बोल के ममता बनर्जी को नाराज करे, वो क्यों नाराज करेगी? अगर देखिए, हम लोगों के लिए बोलना बहुत अच्छा है, बोलना चाहिए, हम भी कहेंगे बोलना चाहिए, लेकिन उनकी स्थिति तो ये होती है भाई, अगर बिहार में जो दिन रात हत्याएं हो रही हैं और जंगल राज की स्थिति होती है, उसमें क्या बीजेपी बोलती है क्या? नहीं बोलती ना। नीतीश कुमार के उसको लेकर के बीजेपी बोलती है क्या? राष्ट्रगान पे उस पर कहाँ बोलती है? क्योंकि वो उसको गठबंधन में तो चलाना है। वही कांग्रेस की स्थिति है। अभी एआईडीएमके से बीजेपी दोबारा गठबंधन कर रही तमिलनाडु में। अब कल को अगर जो स्टालिन जो सवाल उठा रहे हैं उस पर बीजेपी को क्या वो स्टैंड ले पाएगी जो स्टैंड ले रही है, कि उसको एआईडीएमके को भी देखना है। तो गठबंधन राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं। हमारे आपके लिए बहुत आसान है, और क्यों हमें कोई गठबंधन या किसी की चिंता नहीं है। तो इसलिए हर पार्टी अपने रणनीति के हिसाब से काम करती है, नंबर 1। दूसरी बात यह है, जैसे अभी बात हुई कि वक्फ आस्था का मुद्दा नहीं है, ठीक है, हमें भी लगता है कानूनी मुद्दा है, आस्था का मुद्दा नहीं होगा, लेकिन जो सड़कों पर वो उसको आस्था का मुद्दा मानते हैं। उसी तरह जैसे अयोध्या का विवाद टाइटल सूट था, खुद दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था टाइटल सूट है, लेकिन हिंदू पक्ष ने उसको आस्था का मुद्दा बनाया ना, और बाद में वो मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष भी जुड़ गया, उसने भी आस्था का मुद्दा बना दिया। अच्छा, सिर्फ जमीन का विवाद था, लेकिन वो आस्था का मुद्दा बन गया। तो ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिनको तमाम जो एग्रीड पार्टियां होती हैं वो आस्था का मुद्दा बना देती हैं। तो अब वो जो मुस्लिम संगठन है, चाहे वो पर्सनल लॉ बोर्ड हो या और जो संगठन है, वो उसको आस्था का मुद्दा बना रही हैं, क्योंकि जब आस्था का मुद्दा बनाएंगी तभी मास मोबिलाइजेशन होता है। जब तक अयोध्या का मुद्दा टाइटल सूट रहा, मास मोबिलाइजेशन नहीं हुआ। जैसे ही वो भावनाओं का मुद्दा बना, आस्था का मुद्दा बना, राम जी का मुद्दा बना, वैसे जनता जुड़ी ना। तो जनता कैसे जुड़े, ये जो लोग उस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे होते हैं वो उसको आस्था का मुद्दा ही बनाते हैं। क्योंकि देश में, भारत जैसे देश में राजनीति हमेशा इमोशंस पे होती है, हमेशा भावनाओं पर राजनीति होती है। वो कोई भी चुनाव आप देख लीजिए, हम दुनिया भर की बात कर लें, ठोस मुद्दे पीछे हो जाते हैं और भावना के मुद्दे हो जाते हैं। 2014 के चुनाव की मैं बात करूंगा, जिसमें मोदी जी बहुमत लेके आए, उसमें भी भावना प्रधान थी। ठीक है, क्या प्रधान थी भावना? कि गवर्नेंस था, गुजरात मॉडल था, सब कुछ था। लेकिन हरियाणा से लेकर बिहार तक जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोग कहते थे भाई टोपी नहीं पहनी मोदी ने, टोपी नहीं पहनी। तो भावना आ गई थी वहाँ भी। तो भावना इस देश में राजनीति की बहुत बड़ी धुरी है। इसलिए कोई भी पार्टी, कोई भी दल भावनाओं के खिलाफ नहीं जाता है। ममता बनर्जी उस भावना को बुनाना चाहती हैं, बीजेपी भी उतरेगी मैदान में, उसके जो विपरीत भावना उसको बुनाएगी। तो ये भारतीय राजनीति की मजबूरी है। उसमें कई बार नुकसान भी होता है देश का, ऐसे मामलों में हुआ है, पंजाब में हुआ है नुकसान, भारत में भी जिस तरह एक एक करके जो मुस्लिमों की रहनुमाई के नाम पर जो कानून इस सरकार ने बनाए, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो 370 तो भारतीय उसका हो, चाहे अब वक्फ वाला मामला आ गया हो, तो मुस्लिम जमात के अंदर ये संदेश दिया गया या देने की कोशिश की गई, चाहे जिसके द्वारा कि साहब ये मुसलमानों पर हमला हो रहा है, तो वो अपने कॉर्नर महसूस कर रहे हैं। बीच बीच में कई नेता जो है ऐसे बयान दे देते हैं या ऐसी हरकतें कर देते हैं कि वो साहब वो मछली दुकान चित्तरंजन पार्क में लगे कि नहीं लगेगी मंदिर के सामने, वो कोई बीजेपी विधायक वो आधार कार्ड दे के कहेंगे कि मीट बेचो या ना बेचो। इस तरह की जो बातें उससे और धर्म समस्या होती है। इन सब मुद्दों पर संवेदनशील मुद्दे हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, उसने मुसलमानों के बीच एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप वक्फ कानून को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं और उसके जो बुनियादी मुद्दे हैं कि उद्देश्य वो समझाएंगे तो शायद इसमें थोड़ा विराम लगे। इस तरह के जो मुर्शिदाबाद या इस तरह के हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, सत्ताधारी दल की तरफ से, और मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो हम देख रहे हैं बवाल जो हो रहा है धर्म के नाम पे, ये तो वाकई में धर्म का उतना बड़ा मुद्दा, इसको आस्था का मुद्दा तो बनाना उचित नहीं था, लेकिन जो बवाल दिखाई दे रहा है तो मुद्दा है मेन असल में यहाँ जो ट्रस्ट की कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट सब मुद्दों की जड़ में है। और जो मुस्लिम समाज को लग रहा है कि हमारी ये जो सरकार है ये हमारी विरोधी है, हमसे हॉस्टाइल है ये सरकार, और ये जो कुछ भी कर रही है बेशक उनके अच्छे के लिए ही क्यों ना कर रही हो, उनको लगता है कि वो उनको कंट्रोल करने के लिए, दबाने के लिए या उनके अधिकारों को छीनने के लिए हो रहा है। ये ट्रस्ट इस सरकार को बनाना पड़ेगा इस समुदाय के साथ, अगर वो चाहते हैं कि इस तरह का बड़ा कोई बदलाव ला सके। ठीक है, इसी जो बात पूर्णिमा जी कह रहे हैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या
इसका फायदा उठाते हुए फिर से एक सीए वाला हम आंदोलन देखेंगे, उसकी एक जमीन तैयार की जा रही है देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर, बंगाल को एपिसेंटर बनाकर। देखिए, भले अब इसको शाहबानो की तरह मुस्लिम समुदाय इकट्ठा होने की कोशिश करे या शाहीन बाग की तरह से आंदोलन बनाने की कोशिश करे, मुझे लग रहा है कि अब इसे बहुत ज़्यादा बड़ा मुस्लिम तबका जुड़ेगा नहीं। एक जरूर ओवैसी के जो लोग रहेंगे, उस मानसिकता के जो लोग हैं वो जुड़े रहेंगे। गरीब मुसलमान मुझे लगता है इससे जुड़ने की संभावना मुझे कम नजर आ रही है, क्योंकि ये एक रात में उभरा हुआ मुद्दा नहीं है वक्फ बिल का। लंबे समय से मामला चल रहा है कि केंद्र सरकार इसका लेकर आने वाली है। केंद्र सरकार ने इसकी जेपीसी बनाई, जेपीसी ने तमाम स्टेक होल्डर से बात की और यह तय था कि केंद्र सरकार लेकर आएगी। अगर मुस्लिम समुदाय में इसके खिलाफ बहुत आक्रोश होता तो मुझे लग रहा है कि जब बिल पास होने वाला था उसके पहले ही वो दिल्ली चलो आंदोलन करते, 4-5 लोग दिल्ली आते और केंद्र सरकार पे दबाव डालते कि भाई 5 लाख लोग रामलीला मैदान पर आ गए इसके खिलाफ, केंद्र सरकार इसे पास ना करे। इस तरीके से कोई घटना नहीं घटी। आप काली पट्टी लगाकर आप कहते हैं जुम्मे के नमाज के दिन आना है आपको, कितने लोग उस दिन काली पट्टी लगाकर जाते हैं ये भी दिख गया है। तो मुझे लग रहा है कि बड़े वर्ग का इसको समर्थन नहीं मुसलमानों के बीच में। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोशिश कर रहा है कि इसे आम मुसलमानों का बताकर सबको जोड़ा जाए। तमाम तरह के वो घर घर जाके प्रयास कर रहे हैं, मस्जिदों के समर्थन की बात की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है। केंद्र सरकार ने कानून पास कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होने वाली है। जमीनी स्तर पर कितना भी संघर्ष कर ले, अब यह कानून बदलने वाला नहीं है। और जमीनी स्तर पर मुझे लगता है कि बहुत बड़े मुसलमानों का समर्थन मिल जाएगा। केंद्र सरकार दबाव में आ जाएगी या राज्य सरकार बड़े बड़े प्रदेशों के अंदर, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, आसाम हो या केरल में कोई बड़े आंदोलन होंगे। मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। कुछ दिन जरूर आंदोलन चलेगा, उसके बाद सब ठंडा हो जाएगा। कानून अब लागू हो चुका है देश के अंदर। देखिए, एक तो कई बार अमित शाह ने इस पर मोर्चा लिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में उनका मुख्य वक्तव्य था किरण रिजिजू के बाद, और जब जब बीच में आया हस्तक्षेप किया, पूरी लीड के हिसाब से काम किया। दूसरी बात कि ये ध्यान रखिए कि चुन चुन कर केवल हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी दुकानें जलाई जा रही है और बगल में पानी लेके मुस्लिम दुकानों की रक्षा की जा रही है। भाई, ये वो विषय नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं। चाहे नागपुर में देखिए, केवल हिंदुओं के घरों पर हमले हुए हैं और उनके वाहन जलाए गए हैं। ये इस परिस्थिति को आप समझने की कोशिश करिए। कोई भी बीजेपी या वो, उसके कहने से ये स्थिति नहीं बनी है कभी देश में कि इस ढंग से सड़कों पर उतर के और एक धर्म के को जलाने, काटने लगे, मारने लगे, धर्म स्थलों पर हमले करने लगे या शोभा यात्राओं पर हमले होने लगे। तो जो परिस्थिति है उसको उसके आलोक में समझने की कोशिश करिए कि कहां क्या हो रहा है। वक्फ को निशाने बनाकर मेरा मानना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर कल का बंद था। उनके नेताओं के विरुद्ध जिस भी राज्य में है, राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर ये हुआ है तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं हैं। देखिए, सबकी राय आपने सुनी वक्फ को लेकर। जिस तरीके से विवाद अभी भी लगातार जारी है और खास करके बंगाल में जो कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने जरूरी थे और इसीलिए तमाम खास मेहमानों को हमने अपने साथ जोड़ा था। उनके मायने भी समझने थे और उसका जो असर हो सकता है वो भी समझना बहुत जरूरी था। और आपके मन में जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा, अपनी राय भी जरूर छोड़कर जाइएगा और अमरउजाला.com पर हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।